आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 5 जो कि खेला जाएगा इंग्लैंड और नेपाल के बीच में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के उस मैदान पर 8 फरवरी को शाम को 3 बजे से एक दिन वाले टी20 मैच के तौर पर, जहां पर ऑलरेडी इस मुकाबला का स्टार्ट होने के पहले एक और मैच हो चुका होगा इंडिया और यूएसए के बीच में। फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तो वह मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें इस मैदान की तो कैसी मिट्टी वाली पिच यहाँ पर देखने को मिलती है, किस तरीके की कंडीशन यहाँ पर होती है पहली इनिंग की बॉलिंग में, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में, खास करके पावर प्ले के बॉलर के लिए, उसको तो समझने की कोशिश करेंगे। बाकी ये जो दो टीमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे, काफी हद तक नाम से ही लगता है कि एक तरह का मिसमैच ही है, लेकिन नेपाल भी निश्चित तौर पर एक ऐसी टीम है जो कुछ प्रॉमिसिंग टैलेंट लेकर के आती है। तो कौन कौन से इधर से प्लेयर होंगे जो कि हमारी टीम में आने ही चाहिए, स्मॉल लीग की टीम हो या इवन अगर आप कोई मल्टी टीम वाला कोई कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो उसमें भी, और इवन अगर हम बात करें इंग्लैंड की टीम की तो निश्चित तौर पर फेवरेट टीम तो रहेगी ही। इनकी तरफ से कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में 100% होने ही चाहिए और कौन से ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिनको कप्तान है, बस कप्तान के तौर पर भी एक डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं, उसको पूरे वीडियो के दौरान हम डिस्कस करेंगे, जिसकी शुरुआत हम यहाँ पर पिच रिपोर्ट से करेंगे। इस मुंबई के मैदान पर जो पिछले 7 मुकाबले खेले गए हैं उसके स्कोर कार्ड को देख करके आप क्लियर कट कह सकते हैं, जहां पर अगर हम बात करें ये 2025 का जो आईपीएल का सीजन हुआ था उसी के आखिरी 7 मुकाबले हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। स्पिनर्स को इन 7 मैचेस में अगर आप देखें तो टोटल 24 विकेटें ही मिली हैं, 12 विकेटें पहले इनिंग में, 12 विकेटें सेकंड इनिंग में, और पेस गेंदबाजों को यानी कि तेज गेंदबाजों को टोटल 65 विकेटें मिली हैं, 32 पहले इनिंग में, 33 सेकंड इनिंग में। तो ये नंबर ही बताने के लिए काफी है कि पूरा ओवरऑल यहां पर अगर हम बात करें तो तेज गेंदबाजों का ही डोमिनेशन है। पर मैच अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 3 या उससे थोड़ा सा ज्यादा विकेट यहां पर केवल स्पिनर्स को मिलती है। उसका सबसे बड़ा रीजन यहां पर एक तो लाल मिट्टी की पिच होती है, ग्राउंड काफी छोटा है, बैटिंग के लिए कंडीशंस बहुत ही अच्छी होती है, जो कि स्कोर कार्ड में आप जो स्कोरिंग हुई है उसको देख करके समझ सकते हैं। और साथ ही साथ हालांकि ये दिन का मैच है तो ओवर्स का तो कोई फैक्टर यहां पर आएगा नहीं, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ निश्चित तौर पर थोड़ा सा विकेट यहां पर स्लो होगी, और जो यहां पर गेंद को सीम मूवमेंट मिलती है लाल मिट्टी की पिच होने की वजह से, और साथ ही साथ मैदान के बाहर आप देखेंगे तो एक समुद्र का किनारा भी आपको देखने को मिलेगा, वहां से जो नमी वाली हवाएं चल करके आती हैं उसकी वजह से भी शुरुआती पावर प्ले के 6 ओवर में जब गेंद नई होती है तो अच्छी खासी सीम मूवमेंट ना सिर्फ पावर प्ले के दौरान बल्कि निश्चित तौर पर बाद के ओवर्स में भी मिलती है। अगर कोई गेंदबाज अच्छी तरह से सीम पर गेंद को लैंड कराए तो निश्चित तौर पर ये जो विकेट है ओवरऑल काफी हद तक एक बैलेंस नेचर वाला होता है, जो कि काफी हद तक टिल्ट होता है बैटिंग की तरफ। तो जबरदस्त तरीके के स्कोरिंग पैटर्न वाले मुकाबले आपको होते यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमको ये देखना पड़ेगा कि जो इंडिया यूएसए का मैच इस मैदान पर खेला जाएगा क्या उसी सेम पिच पर आज का भी ये मैच होगा या कोई डिफरेंट फ्रेश ट्रैक यहाँ पर देखने को मिलेगी। काफी हद तक नेचर में चेंज आ जाएगा अगर सेम पिच हुई तो, या अगर कोई फ्रेश पिच मिली तो जो भी अपडेट होगा उस पिच को लेकर के वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर इस मैच के स्टार्ट होने के पहले बता दूंगा। बाकी जो भी फाइनल टीम हमारी बनेगी वो भी इसी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिलेगी टॉस के बाद। तो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे जो लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, क्लिक करके उसको ज्वाइन करिए और अपडेट के लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल तो देखिए इंग्लैंड का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो मोस्ट प्रोबेबली आज के इस मैच में खेल सकता है, जहां पर जोस बटलर और फिलिप साल्ट आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद आते हैं जेकब बीथल, टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक और साथ ही साथ विल जैक्स, और उसके बाद आती है इनकी मेन बॉलिंग लाइनअप, जहां पर सैम करन है, जेमी ओवरटन है, जोफ्रा आर्चर है, आदिल रशीद और ल्यूक वुड, जहां पर निश्चित तौर पर विल जैक्स भी आपको थोड़ी बहुत बॉलिंग करके दे सकते हैं, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर जेकब बीथल भी अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं। और बाकी बेंच अगर आप देखें तो यहाँ पर रेहान अहमद है, लियम डॉसन है, बेन डगेट और जोश टंग है। और इसके बाद अगर आप करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि इंग्लिश प्लेयर्स किस तरीके का परफॉर्मेंस करके यहाँ तक पहुंचे हैं अभी तक टी20 फॉर्मेट के अंदर। तो वो सारा करियर का डेटा आपके सामने है, जिसमें लियम डॉसन के बारे में जान सकते हैं कि 22 में से 22 विकेटें हैं, बेन डगेट के 20 मैच में 29 का बैटिंग एवरेज है, 527 रन है, जोशुआ टंग के 21 टी20 मैच में 29 विकेटें हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता चलेगा, जिनके बारे में हो सकता है आपको थोड़ी सी नॉलेज कम हो कि वो टी20 में कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए देख और समझ सकते हैं वीडियो को रोक करके, जहां पर ना सिर्फ पूरा करियर का खाका आपको देखने को मिलेगा, इवन इन्होंने इनिंग की बेसिस पर कैसी बॉलिंग करी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जोफ्रा आर्चर की तो 36 टी20 मैच में 45 विकेटें बंदा ले चुका है। अभी तक जितनी बार भी पहली इनिंग में बॉलिंग करके इन्होंने विकेटें झटकाई हैं उसके लिए ऑन एन एवरेज पूरे करियर में जो 36 मैचों का रहा है, पहली इनिंग में इनको 20 गेंदें लग रही हैं एक विकेट निकालने में, लेकिन वहीं पर सेकंड इनिंग में केवल 13 गेंदें लग रही हैं। हालांकि जो लाल मिट्टी की पिच आज देखने को मिलेगी उस पिच पर मैटर नहीं करता पहली इनिंग की बॉलिंग है सेकंड इनिंग की बॉलिंग है, आपको इनको ट्राई करना ही करना है। साथ ही साथ सामने नेपाल की टीम भी है जो एक्स्ट्रा पेस मुझे नहीं लगता उतना कंफर्टेबली खेल पाएगी, लेकिन कम से कम ये बात क्लियर होती है कि सेकंड इनिंग के लिए भी बहुत ही कमाल के बॉलिंग ऑप्शन है, जहां पर आप इनको कप्तान है
वाइस कप्तान भी बना सकते हैं। उसके बाद आकर के आप यहाँ पर रीसेंट फॉर्म देख सकते हैं। रीसेंट फॉर्म निश्चित तौर पर देखना उतना भी जरूरी नहीं है, खास करके जब इंग्लैंड की टीम की तरफ से हमको प्लेयर्स पिक करने हो और सामने नेपाल की टीम हो, लेकिन फिर भी ये कम से कम जानने के लिए कि फिलिप साल्ट काफी बढ़िया फॉर्म में रिसेंट टाइम में रहे हैं, जबकि जोस बटलर ये भी फॉर्म में तो रहे हैं, हालांकि इस बड़ी शुरुआत को, अपनी अच्छी खासी शुरुआत को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। रिसेंट टाइम में अगर आप देखें लंबा समय हो गया है कोई एक हाफ सेंचुरी भी आए। इसके अलावा जेकब बीथल, इन्होंने अगर आप देखें तो लास्ट मैच में 4 विकेट लिए, जैसा मैंने आपको कहा भी था कि जरूरत पड़ने पर ये बॉलिंग भी करके दे सकते हैं और कभी कभार ही करते हैं। बल्ले से हालांकि अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी की कमी इनके साथ भी देखने को मिलेगी। पिछले 5 मैच में केवल एक हाफ सेंचुरी है। और उसके बाद आते हैं टॉम बेंटन, ये काफी ज्यादा बेहतर फॉर्म में रहे हैं रिसेंट टाइम में, जब से इनको टी20 के टीम में जगह मिली है इंग्लैंड की तरफ से काफी बढ़िया पारियां खेलते दिखाई पड़े हैं। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक, ये भी ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। जबकि विल जैक्स की बात करें, हालांकि बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे आते हैं, लेकिन बॉलिंग पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये निश्चित तौर पर जेकब बीथल से ज्यादा रेगुलर बॉलिंग करते हैं और लगभग हर मैच में करते हैं। तो उस कंडीशन में काफी बेहतर बॉलिंग परफॉर्मेंसेस भी ये देते रहे हैं। खास करके पिछले अगर आप 4 ही मैचेस देख लें तो टोटल 7 विकेट लेकर के गए हैं। और उसके बाद आते हैं सैम करन, इनके बारे में ज्यादा बताने की आपको जरूरत है नहीं, बैटिंग से तो ज्यादा बेहतर अभी रिसेंट टाइम में करते दिखाई पड़े हैं। बॉलिंग की बात करें तो हालांकि पिछले 2 मैच में तो कोई विकेट नहीं, लेकिन उसके पहले के 3 मैचेस में देखें तो टोटल 4 विकेटें हैं। तो बॉलिंग से परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी बिलो द एवरेज ही रही है, जहां पर बैटिंग इनकी काफी हद तक कमी को दूर करता है। और उसके बाद आते हैं जेमी ओवरटन, लास्ट के 2 मैच में तो विकेटें नहीं है, लेकिन उसके पहले के 3 मैच में 2-2 विकेटें हैं। फिर उसके पहले जाकर के देखेंगे तो आखिरी उसके पहले के भी 5 मैचेस में केवल 3 विकेटें हैं, तो थोड़े से इनकंसिस्टेंट ये भी रहे हैं। और उसके बाद आते हैं जोफ्रा आर्चर, जिनके आखिरी मैच में 2 विकेट है। और हालांकि ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो जेमी ओवरटन से ज्यादा बेहतर विकेट टेकिंग एबिलिटी इनमें दिखाई पड़ती है। बाकी आदिल रशीद की बात कर लें तो ये तो निश्चित तौर पर आउट एंड आउट दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर हैं टी20 फॉर्मेट के अंदर, वो इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से भी दिखाई है। बाकी ल्यूक वुड बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर, हालांकि अगर आप आखिरी इनके 5 मुकाबले उठाएं तो केवल 3 ही विकेट है, लेकिन जैसी पिच आज देखने को मिलने वाली है उसमें निश्चित तौर पर एक बहुत ही बढ़िया लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग ऑप्शन ये रहेंगे। और उसके बाद आते हैं रेहान अहमद, जो कि एक लेग स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं। लियम डॉसन, इनकी भी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज रिसेंट टाइम में इंग्लैंड के लिए काफी अच्छी रही है। बेन डकेट और जोशुआ टंग के भी आंकड़े अगर आप देखें तो जोश टंग ने तो फिर भी ठीक ठाक कर रखा है, लेकिन बेन डकेट उतना बेहतर फॉर्म में रिसेंट टाइम में दिखाई नहीं पड़े हैं। तो इस पूरी टीम के हर एक प्लेयर के फॉर्म को जानने के बाद कम से कम ये बात तो क्लियर है कि जब अपनी टीम आप बनाएंगे तो फिलिप साल्ट, जोस बटलर, जेकब बीथल, ये 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिनको ड्रॉप करना वो तो काफी मुश्किल फैसला होने वाला है। बाकी बॉलिंग में सैम करन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद 100% सीधे सीधे टीम में हमारे आते हैं। तो ये 7 प्लेयरों को लेकर के तो कोई डाउट आपको ज्यादा दिमाग में रखना है नहीं, लेकिन ये काम आप जरूर कर सकते हैं कि जेकब बीथल जो बैटिंग में रिसेंट टाइम में उतने बेहतर फॉर्म में नहीं दिखाई पड़े हैं, इनकी जगह पर कोई भी एक दूसरा बैटर, चाहे वो विल जैक्स हो, चाहे हैरी ब्रूक हो, चाहे टॉम बेंटन हो, निश्चित तौर पर आप ट्राई कर सकते हो। और पूरी तरह से मैं तो कहूंगा सेफ खेलना चाहते तो विल जैक्स सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होंगे इन बाकी के चारों बैटर्स में से, जो फिल साल्ट और साथ ही साथ जोस बटलर को छोड़ करके। वरना निश्चित तौर पर आप जेकब बीथल के साथ भी जा सकते हैं। और उसके बाद बॉलिंग में ये तो निश्चित तौर पर तय है कि इन चारों बॉलरों को अगर ये चारों के चारों खेल रहे हैं तो अपनी टीम से हटाना ये काफी बड़ा और मुश्किल फैसला होगा। लेकिन अगर आप कोई 8वां प्लेयर भी इधर से ट्राई कर रहे हैं तो ल्यूक वुड भी निश्चित तौर पर अगर प्लेइंग 11 में है तो उनको टीम में जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जो पेस इन इंग्लिश बॉलर्स के पास है, स्पेसिफिकली सैम करन को अगर आप छोड़ दें तो निश्चित तौर पर वो पेस लेवल जो है वो निश्चित तौर पर नेपाल के बैटर्स को खेलना थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है। और उसके बाद आकर के हेड टू हेड की स्टैट्स देखें तो पहली बार ये दोनों टीमें आपस में टी20 क्रिकेट खेलेंगी तो कोई भी हेड टू हेड का डेटा इंग्लिश प्लेयर्स का मिलेगा नहीं, लेकिन इस मैदान पर खेलने का एक्सपीरियंस आपको जरूर पता चलेगा कि इसी मैदान पर फिलिप साल्ट के 2 मैच में 9 रन है, लेकिन बटलर के 28 से 829 रन है, 33 का एवरेज है। बाकी दोनों बैटर्स खेले नहीं यहाँ पर। हैरी ब्रूक के 1 मैच में यहाँ पर कोई रन नहीं, जबकि विल जैक्स के इसी मैदान पर 7 मैच 185 रन है, 26 का एवरेज है, 6 विकेट है। मुंबई इंडियंस के लिए भी आईपीएल में इनका ये होम ग्राउंड रहा है काफी हद तक। और उसके बाद आते हैं सैम करन, इनके भी 7 मैच 115 रन है, 6 विकेट हैं यहाँ पर। जेमी ओवरटन के 1 मैच में कोई विकेट नहीं, जबकि जोफ्रा आर्चर ने यहाँ पर कमाल किया है। और इवन आदिल रशीद ने भी यहाँ पर 2 मैच में 2 विकेटें चटकाई हैं और बाकी कोई प्लेयर यहाँ पर खेला नहीं है। तो काफी हद तक एक और इंडिकेशन यहाँ से आपको मिलती है कि अगर आप टॉप के तीनों बैटर्स को पिक कर रहे हैं उसके बावजूद आपको बाकी के तीनों बैटर्स में भी इंटरेस्ट है तो निश्चित तौर पर या तो जेकब बीथल को ड्रॉप करके आप पिक करेंगे या तो फिलिप साल्ट को ड्रॉप करके भी आप बाकी ऑप्शंस में से किसी एक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्लेयर बैटल की तरफ, जिसमें निश्चित तौर पर चूंकि सामने की टीम की बॉलिंग को कभी खेला नहीं इंग्लिश बैटर्स ने तो इनकी वीकनेस
वीकनेसेस को ही हम देख सकते हैं कि जो सामने टाइप ऑफ बॉलिंग है उसमें फिलिप साल्ट की बात करें तो थोड़ा सा ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। 37 गेंद पर 50 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं और वही दिक्कत जेकब बीथल को भी रही है जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। उनका बैटल बनता भी ऑफ स्पिन पर 34 गेंद पर 82 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। जबकि वहीं पर टॉम बेंटन की बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनको काफी परेशान करती है। 74 गेंद पर 124 रन बना करके 7 बार आउट हो चुके हैं। लिटरली 18 के आसपास का एवरेज है केवल। और उसके बाद के जो बैटर थे चाहे वो हैरी ब्रूक हो, विल जैक्स हो, सैम करन हो, सभी के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम रही है, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और एक राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग। और यहाँ से लेग स्पिनर्स भी गेम में आ जाते हैं। ओवरऑल जो स्पिन बॉलिंग है वो काफी यूजफुल होने वाली है इस पूरी की पूरी इंग्लिश टीम के खिलाफ। तो निश्चित तौर पर फेवरेट तो ये टीम है, लेकिन कुछ प्लेयर्स तो ऐसे निश्चित तौर पर हैं नेपाल के पास जो कि काफी टैलेंटेड हैं। और साथ ही साथ अभी प्लेयर बैटल के आंकड़े आपने जो देखे, वीकनेसेस जो थी बैटर्स की इंग्लिश, उसके बेसिस पर भी कुछ शानदार ऑप्शन निकल कर आते हैं। फिलहाल तो जो प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर बनता दिखाई पड़ रहा है नेपाल की तरफ से वो आपके सामने है। कुशल बुरतेल और आसिफ शेख आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं। इसके बाद दीपेंद्र सिंह आर्य हैं, रोहित पौडेल है, आरिफ शेख है, लोकेश बाम है। बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद आते हैं गुलशन जाट, करण केसी, सोमपाल कामी, ललित राजवंशी और संदीप लमिच्छने। और उसके बाद इनका जो बेंच है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और बेंच के बाद करियर, ये तो निश्चित तौर पर ज्यादा जरूरत है देखने की। इंग्लिश प्लेयर्स को तो फिर भी आप जानते हैं, लेकिन नेपाल के हर एक प्लेयर का एक्सपीरियंस वो जानने के लिए आप इस पूरा करियर का डेटे को जरूर देखिएगा। और उसके बाद आकर के देखिए रिसेंट फॉर्म। अब चूंकि इस टीम ने अभी रिसेंटली वार्म अप मुकाबलों में भी हिस्सा लिया तो उसमें अगर परफॉर्मेंसेस देखें तो कुशल भुरतेल ने 12 रन 2 विकेट और 8 रन की 2 परफॉर्मेंसेस दी। और उसके पहले के भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो बल्ले से तो थोड़ा सा एवरेज ही है, लेकिन बॉलिंग इनका एक प्लस पॉइंट लेकर के आता है जो इनको अपनी टीम में ले जाने के लिए आपको काफी हद तक इन्फ्लुएंस करेगा, जो कि इनकी लेग स्पिन बॉलिंग है जो ये करते भी हैं। उसके बाद आते हैं विकेट कीपर बैटर आसिफ शेख। बैटिंग में अगर आप देखें तो अभी वार्म अप गेम में एक 58 नाबाद की पारी खेल करके आए हैं। उसके पहले हालांकि देखेंगे तो बहुत अच्छे फॉर्म में थे नहीं। इनके साथ भी प्रॉब्लम वही कंसिस्टेंसी की रहती है। बाकी दीपेंद्र सिंह आर्य, इनके साथ भी एक एडवांटेज है, इनकी बॉलिंग जो राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं वो तो है ही, और साथ ही साथ ऑफ स्पिन बॉलिंग वो इनको काफी इंपॉर्टेंट बना देती है। हालांकि वार्म अप मुकाबलों में केवल एक बार बॉलिंग करी है, 1 विकेट लिया है, 50 नाबाद और 9 रन की 2 पारियां खेली हैं। उसके पहले के भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो वही, तो बैटिंग तो इनका एक प्लस पॉइंट है ही, प्लस बॉलिंग वो इनको और बेहतर ऑप्शन बना देता है। रोहित पौडेल भी हालांकि ऑफ स्पिन बॉलिंग राइट हैंडेड बैटिंग के साथ करते हैं, लेकिन बॉलिंग फ्रीक्वेंसी अगर आप इनकी देखेंगे थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली। लेकिन तीसरा कोई बेस्ट ऑप्शन निश्चित तौर पर इस टॉप 4 बैटिंग लाइनअप में कोई होगा तो वो रोहित सिंह पौडेल ही होंगे। और कि आसिफ शेख ने भी जो वार्म अप मैच हुआ 61 नाबाद की पारी खेली, उसके पहले के भी नंबर्स बहुत बेहतर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी एवरेज के ऊपर ही हैं। लोकेश बाम के भी नंबर्स आप देख सकते हैं। गुलशन जहां ने 31 नाबाद की पारी एक वार्म अप मैच में खेली, उसके पहले के भी नंबर्स देखेंगे तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि लेफ्ट हैंडेड बैटर तो हैं, साथ ही साथ राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर हर मैच में नहीं करते। करण केसी इनके एक मेन बॉलिंग ऑप्शन है, जिन्होंने 2 वार्म अप मैचेस में 2 विकेट चटकाए। उसके पहले भी जब बॉलर काफी बढ़िया फॉर्म में रहे हैं। बाकी सोमपाल कामी के नंबर्स आप देख सकते हैं, ललित राजवंशी जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, संदीप लमिच्छने बहुत ही फेमस लेग स्पिनर अपने टाइम के, फिलहाल अभी भी हैं। वार्म अप मुकाबलों में अगर बात करें तो 2 मैचेस खेले, 4 विकेट निकाल गए। नंदन यादव ने भी 2 मुकाबले खेले, वार्म अप मैचेस में केवल 1 विकेट लिया। हालांकि उसके पहले का फॉर्म इनका काफी बढ़िया था। और उसके बाद संदीप जोरा, बशीर अहमद और शेर मल्ला, इनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं। और जो भी आपने इंग्लिश बैटर्स की वीकनेसेस को भी पीछे देखा समझा, और बाकी जो रिसेंट फॉर्म यहाँ पर नेपाल के प्लेयर्स का है, इसको देखने के बाद कम से कम कुछ ऐसे ऑप्शन जैसे कुशल बुरतेल, दीपेंद्र सिंह आर्य निकल करके आते हैं जो कि आपके टीम में बेस्ट ऑप्शन के तौर पर सीधे टीम में आते हैं। और उसी तरह से संदीप लमिच्छने, ये 3 वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शंस हैं इस पूरी की पूरी नेपाल की टीम की तरफ से, जो कि आपके टीम में सीधे सीधे आने चाहिए। और उसी अगर आप जो प्लेयर्स की यूटिलिटी है उसकी बेसिस पर अगर आप जाएं तो करण केसी भी अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इवन सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो यहाँ पर मैं चौथे प्लेयर के तौर पर ललित राजवंशी को भी प्रेफर करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि आप इनको टीम में लेकर के जाएं। या आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पर रोहित सिंह पौडेल का भी है। तो निश्चित तौर पर अगर आप पहली इनिंग या सेकंड इनिंग की बेसिस पर कोई एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर के जाना चाहते हैं तो ये 2 ऑप्शन तो आपके पास हैं चौथे प्लेयर के तौर पर नेपाल की तरफ से। 4 से ज्यादा प्लेयर आपको मैं सजेस्ट करूंगा भी नहीं कि आप नेपाल की तरफ से लेकर के जाएं। लेकिन अगर आप बॉलिंग पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो बैटिंग में निश्चित तौर पर रोहित पौडेल को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग वो काफी यूजफुल हो सकती है, जो कि इनकी बैटिंग के साथ आपको एक बोनस प्रोवाइड करवाएगी। तो वो काम भी आप चाहे तो कर सकते हैं। और उसके बाद आकर के हेड टू हेड के नंबर देखेंगे
देखेंगे तो वो तो आपको मिलेगा नहीं, वेन्यू के नंबर देखना चाहेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। पहली बार इस मैदान पर नेपाल की प्लेयर्स खेलेंगे। और उसके बाद अगर आप इनकी भी वीकनेसेस को देखेंगे बैटिंग में, तो जो कुशल भुरतेल है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग पर 35 गेंद पर 28 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं, यानी कि दिक्कतें तो उनको अच्छी खासी रही है। और इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर तो बहुत ही कमजोर रहे हैं, 19 बार आउट हो चुके हैं 323 गेंद पर 369 रन बना करके, तो बहुत ही खराब आंकड़े हैं। और वही सेम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर आपको दिक्कत दीपेंद्र सिंह आर्य को भी दिखाई पड़ेगी, इवन आसिफ शेख को भी दिखाई पड़ेगी, जो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर तो दिक्कत में आते ही हैं, प्लस ऑफ स्पिन भी काफी हद तक इनको परेशान करती है। लेकिन एक बात कॉमन है कि तीनों के तीनों जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी को उतना बेहतर नहीं खेलते। और इवन लोकेश बाम को भी देख लें या आरिफ शेख को भी देख लें, तो बाएं हाथ की जो तेज गेंदबाजी के खिलाफ एक फियर फैक्टर बना हुआ है पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टीमों में, वो नेपाल की टीम में तो काफी बड़े तौर पर दिखाई पड़ता है, जिसमें स्पिनर्स भी निश्चित तौर पर इनके खिलाफ गेम में आते हैं। तो ये एक बड़ा ही फैक्टर है जो निश्चित तौर पर आपको, जो ल्यूकवुड नाम का एक प्लेयर है सामने की टीम में, अगर वो खेलता है प्लेइंग इलेवन में, तो उसको टीम में लेने के लिए आपको काफी हद तक इन्फ्लुएंस करेगा। बाकी सैम करन तो रहेंगे, लेकिन फिर भी जो भी अपडेट्स होंगे टॉस के बाद का, जो भी हमारी फाइनल टीम बनेगी जिसमें हमको क्या लेकर के जाना है, प्लेयर कौन से नहीं लेकर के जाना है, उसका फाइनल अपडेट तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेगा। तो फाइनल पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम के लिए जाकर के दोनों टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है। बाकी अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो टीम बनाना आपके लिए वैसे भी काफी आसान हो चुका है, तो वो काम आप जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करने के खत्म, चलते हैं, नमस्कार।